हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे FST 19 पेपर नंबर 2। देखिए, आइए क्वेश्चन 1 देखते हैं, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है। क्या मेंशन किया है? 0.1 मोलर एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसका K वैल्यू दे हैव मेंशन, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? इज डाइल्यूटेड एट 25 डिग्री सेल्सियस, देन H+ विल इंक्रीज। देखा जाए इस केस में एक वीक एसिड है, ऑब्वियसली अगर ये डिसोसिएट होता है तो CH3CO- और सोल्यूशन में H+ जनरेट करेगा, ठीक है। ये केस है। तो अगर हम लोग इसको कंसीडर करें 1 - अल्फा, तो C अल्फा C अल्फा, यही तो आएगा, ठीक है। तो K इक्वल टू लिखा जा सकता है K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - अल्फा। अब यहाँ पे आप K देखो बहुत लेस है, 10⁻⁵ के रेंज में, तो जो K वैल्यू है तो मैं ऑलमोस्ट 1 - अल्फा को कंसीडर कर सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1। तो अल्फा इक्वल टू √K/C, और H+ की कंसेंट्रेशन की बात करें तो हो जाएगा आपका C अल्फा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? C इंटू K। तो अगर आप देख लो इस केस में अगर हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट करेंगे, तो डाइल्यूट करने पे क्या है, ऑन डाइल्यूशन क्या देखने को मिलेगा? ऑन डाइल्यूशन कंसेंट्रेशन विल डिक्रीज, ठीक है। ऑन डाइल्यूशन कंसेंट्रेशन विल डिक्रीज, और K चूंकि कांस्टेंट है तो क्या देखने को मिलेगा? ओवरऑल द H+ कंसेंट्रेशन इज गोइंग टू डिक्रीज, H+ कंसेंट्रेशन इज गोइंग टू डिक्रीज। इन दैट केस दे हैव मेंशन इंक्रीज, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑन हीटिंग द सैंपल ऑफ प्योर वाटर, H+ OH- इंक्रीजेस बट द सैंपल स्टिल रिमेन न्यूट्रल। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज अगर टेम्परेचर आप हाई करोगे तो इनका जो डिसोसिएशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, बट जब डिसोसिएशन होगा तो सेम अमाउंट ऑफ H+ सेम अमाउंट ऑफ OH- जनरेट होने जा रहे हैं। तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट गोइंग टू अफेक्टेड। यहाँ पे आपको H+ उतना ही अमाउंट में मिलेगा जितना OH- अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, बट हाँ, दोनों का कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज कर सकता है, दोनों का स्लाइटली हो सकता है कि आपको क्या देखने को मिले कि कंसंट्रेशन विल बी स्लाइटली हायर देन द प्रीवियस वन बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और वी आर हीटिंग द सॉल्यूशन। नेक्स्ट बी ऑप्शन इज, आई थिंक बी ऑप्शन वी कैन कंसीडर एज अ करेक्ट ऑप्शन ओनली, ठीक है। सी ऑप्शन की बात करते हैं। In the C, they have mentioned 10⁻⁴ molar HCl is less acidic than 0.1 molar HCl solution. Because pH की बात करें तो अगर pH की बात करें तो acidic strength pH के कैलकुलेशन से आएगा, तो HCl is going to dissociate 100%। तो इस केस में क्या होगा? H+ का जो कंसंट्रेशन होगा 10⁻⁴ अगर कंसीडर किया जाए तो pH क्या हो जाएगा? ठीक है, pH क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 4 माइनस लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू 4। अब हम लोग HCl की बात कर लेते हैं। तो HCl के केस में क्या है? HCl एक वीक एसिड है जो कि डिसोसिएट होकर H+ NCN- फॉर्म करेगा। K वैल्यू दे हैव गिवन वेरी लेस। इसको अगर बात किया जाए C अल्फा सिमिलर अप्रोच जाना चाहिए हम लोग का, जैसे ऊपर में हम लोगों ने मेंशन किया है कि K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - अल्फा, जिसमें से हम लोग उसको 1 ही कंसीडर कर ले रहे हैं। तो डायरेक्टली हम लोग जाए इसमें H+ कंसंट्रेशन के लिए, तो H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाउ मच? C अल्फा, that is equal to C into K। C क्या है आपका? कंसंट्रेशन दे हैव मेंशन 0.1 यानी कि 10⁻⁻1, और ये हो गया 10⁻⁻, यानी कि टोटल 10⁻⁻6, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻3। अब इसका pH आप निकालते हो तो pH इज इक्वल टू 3। ऑब्वियसली द pH वैल्यू विल बी द लेस देन जो है pH वैल्यू ऑफ दिस वन HCl solution is less than the HCN solution। तो ये बोला जा सकता है कि दिस solution is less acidic than HCN solution। बिल्कुल करेक्ट है, C इज करेक्ट ऑप्शन। डी की बात कर लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या मेंशन किया गया कि 10⁻⁸ मोलर HCl सोल्यूशन लिया गया। आपको सोल्यूशन है pH एग्जैक्टली इक्वल टू 8, नहीं गलत है, बिकॉज अगर HCl सोल्यूशन भले कितना भी डाइल्यूटेड ले लो तो इन दैट केस pH शुड बी लेस देन 7 ओनली। कैसे मैं बोल रहा हूँ कि HCl ठीक है, आपने जो है एक इक्विलिब्रियम सोल्यूशन के अंदर देख रहे हो, बट दूसरा सोल्यूशन नहीं देख पा रहे हो। क्या? जो वाटर जो है मेंशन किया गया, वाटर का भी तो कंसंट्रेशन होगा, वाटर भी डिसोसिएट होकर H+ और OH- बनाएगा। तो बेसिकली इसमें कॉमन आयन का इफेक्ट है। तो 10⁻⁸ तो ये जनरेट कर देगा, लेकिन जो H+ आएगा इसका तो सोर्स ये भी है ना। तो अगर आप ये इसको X कंसीडर करते हो, इसको X कंसीडर करते हो, और इसके लिए आप जो है टोटल H+ का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हो, बिकॉज 10⁻⁴ ये तो KW वैल्यू तो कांस्टेंट होगा, इसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो X इंटू 10⁻⁸। यहां से आपको H+ का कंसंट्रेशन निकल आएगा, और H+ का कंसंट्रेशन आ जाएगा तो pH देखोगे कि 7 से कम आएगा, स्लाइटली लेस आएगा
लेकिन जो है क्लोज टू मैं बोल सकता हूँ 6.98 ऐसे कुछ आएगा, लेकिन हाँ 7 से लेस ही आएगा, ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कॉमन एंड इफेक्ट लगेगा और H2O का जो डिसोसिएशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, 8 नहीं हो सकता, 8 होता तो फिर बेसिक सोल्यूशन में कंसीडर किया जाएगा ना। HCl अगर कितना भी अमाउंट आप HCl ले लो आपका सोल्यूशन में, दैट pH इज गोइंग टू बी द लेस देन 7 ओनली, द लेस देन 7, बिकॉज ये वाला इक्विलिब्रियम लोग दिमाग में नहीं रखते। तो डी इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा ओनली बी एंड सी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि किया जा सकता है। इसमें क्या रखा हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में, CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, तो एसिड के प्रेजेंस में इस बॉन्ड को ब्रेक करें, तो ये क्या होगा कि बिकॉज इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट करने के बाद जो कंपाउंड देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, CH3OH। ठीक है, यहाँ पे आ गया कार्बन CH3, PH CH3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज में क्या है देखो, ये बन गया। अब बॉन्ड किस साइड में ब्रेक किया जाएगा, इस साइड ब्रेक करोगे तो हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसको इधर ब्रेक किया जाए तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन साथ में फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट आप देखोगे कुछ इस तरीके से दिखोगे, CH3COH और साथ में ये कार्बोकैटायन जनरेट कर देगा, PH CH3 और कार्बोकैटायन। नो रीअरेंजमेंट बिकॉज ऑलरेडी स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है। और उसके बाद आप वाटर, ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस है तो वाटर प्रेजेंट है, ये बना लेगा आपका एल्कोहल। ठीक है, CH3CH3OH। अब क्वेश्चन पार्ट में आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। बोला गया कि फ्री कार्बोकैटायन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, फ्री कार्बोकैटायन इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन एज अ इंटरमीडिएट, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ओनली। क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है, दिस इज द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी ऑप्शन, एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड इज क्लीवेज इज टेक्स प्लेस, एल्काइल की साइड से बॉन्ड ब्रेक किया जा रहा है, इसको बोला जाता है एसाइल ग्रुप। तो एसाइल की साइड से बॉन्ड ना ब्रेक होकर एल्काइल की तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बी इज आल्सो करेक्ट। सी में जस्ट उल्टा दिया हुआ है कि एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, दैट इज इनकरेक्ट। एसाइल और ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, बिकॉज इन दैट केस दैट कार्बोकैटायन इज गोइंग टू बी हाईली अनस्टेबल, और बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, यहाँ से बॉन्ड थोड़ा सा ब्रेक नहीं किया जा सकता है। देन अल्कोहल फॉर्म इन द रिएक्शन विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद द लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो जो अल्कोहल फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे तो एसिड बन के है, ये जो अल्कोहल है ये 3 डिग्री अल्कोहल है। हम लोग को पता है कि लुकास रिएजेंट दैट इज HCl विद जिंक क्लोराइड इज गोइंग टू गिव टर्बिडिटी विद द 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में। इन दैट केस डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, द आंसर विल बी ए बी डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल। ठीक है, आपको देखना है कौन सा रिएक्शन इसमें फिजिबल है। कैसे आइडिया लगेगा, तो इसके लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो पावर है वो पता होना चाहिए, उनका स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि विच आर गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज गोइंग टू एक्ट एज द पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये आइडिया है तो इन दैट केस आप जो है आइडिया लगा सकते हो कि जो है रिएक्शन कौन कौन सा फिजिबल है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते थे एसिड बेस रिएक्शन में कि विच रिएक्शन आर फिजिबल, जब एक स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देता था तब इन दैट केस उसको रिएक्शन को फिजिबल बोलते थे। वैसे ही अगर स्ट्रॉन्गर बेस वीकर बेस को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देता था तब भी वो रिएक्शन फिजिबल कराता था, अदर वे अराउंड फिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे भी समहाउ रेडॉक्स रिएक्शन है और कॉन्सेप्ट लगभग वैसे ही लगने वाला है। आपको देखना है कि जब गिवन स्पीसीज जो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं कि नहीं। तो पहला आप केस देखो जिसमें कि हम लोग का है फेरिक साइनाइड और H2O2 इन द बेसिक मीडियम रखा हुआ है। तो अब क्या देख रहे हो, इसमें से ये फेरिक साइनाइड कन्वर्ट हो रहा है फेरोसाइनाइड, फेरिक साइनाइड कन्वर्ट हो रहा है फेरोसाइनाइड। मींस ऑब्वियसली हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि H2O2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द बेसिक मीडियम। करेक्ट ओनली, क्योंकि H2O2 का दोनों नेचर होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की भी तरह काम करता है। बेसिक मीडियम में क्या देखते हैं कि बेसिक मीडियम में H2O2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और आयरन जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको कन्वर्ट कर देता है आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो हम लोग का H2O2 है ये एक्ट कर रहा है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो अब इसलिए ये रिएक्शन करेक्ट है। यहां भी बात किया जाए तो यहाँ पे H2O2 को इन द एसिडिक मीडियम रखा गया, तो H2O2 इन द एसिडिक मीडियम एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्या देखोगे कि ये जो आयरन है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो फिजिबल, क्योंकि H2O2 को अगर एसिडिक मीडियम में रखा जाएगा तो दैट सोल्यूशन विल एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात करें इसमें
KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, KMnO4 हम लोग को नो डाउट ये एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि ऑब्वियसली H2O2 को तो ऑक्सीडाइज कर ही देगा। चाहे वो आप कोई भी मीडियम ले लो, न्यूट्रल ले लो, बेसिक ले लो या एसिडिक ले लो, किसी भी केस में जो KMnO4 है एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा। दोनों के केस में देख सकते हो H2O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। एसिडिक मीडियम में एज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इवन न्यूट्रल मीडियम के रिस्पेक्ट में लिया जाए तो ऑब्वियसली C and D इज ऑल्सो अ फिजिबल रिएक्शन। वी कैन गो विद ऑप्शन A, B and C, D. All four option is correct in the case of question number 3. Now, question number 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या पूछा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो इन्होंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं, मतलब ऑप्शन रखे हुए हैं, दैट इज अ बेस्ड ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि वन टॉप फैक्टर पे। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी क्वेश्चन बनते चलते हैं और ये क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, एन एडिशन ऑफ, देखिए आप, एडिशन ऑफ HgI2 टू द aqueous solution of Ki, aqueous solution of Ki, Ki हम लोग को पता है कि 100% डिसोसिएशन में जाएगा और K प्लस I माइनस जनरेट करेगा। ठीक है, इंक्रीजेस द फ्रीजिंग सिंस द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ K2HgI4। इस आइडिया को समझना क्या है कि क्या बोल रहे हैं हम लोग, Ki 100% डिसोसिएशन में जाएगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ जो आयंस है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूशन में ज्यादा रहेंगे। अगर Ki का हम लोगों ने aqueous सोल्यूशन लिया हुआ है तो जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कब होगा, जब सोल्यूशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी जो है एक तरीके से कंसीडर किया जा सकता है। नंबर ऑफ आयंस की वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो जो है डिप्रेशन हो जाएगा, मींस डिक्रीज हो जाएगा। अब बात होती है कि जब HgI2 इसमें ऐड कर दिया गया है तो अब क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, देखिए आप, जब आपने इसको ऐड कर दिया तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो इन दैट केस जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जो आयंस है सोल्यूशन के अंदर, जो आयंस है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे Ki कुछ कंज्यूम होते जाएगा, ऑब्वियसली जो है आप क्या देखोगे कि नंबर ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन इज गोइंग टू डिक्रीज। अगर आयंस डिक्रीज हो गए तो जो फ्रीजिंग पॉइंट करंट जब Ki का सोल्यूशन था उससे क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि डिप्रेस किसकी वजह से हुआ था, फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैसे हुआ था, क्योंकि इसमें Ki प्रेजेंट था। अब Ki चूंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना शुरू किया तो ऑब्वियसली जो है नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली फ्रीजिंग पॉइंट इज गोइंग टू इंक्रीज, मींस दैट केस ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी की बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन में आपसे क्या दिया हुआ है, द aqueous solution of ammonia level at ABC with the concentration 0.1, 0.01, these three concentration they have mentioned, ठीक है, 0.001 बोले। Then the value of one-half factor for this solution will be IC greater than IB, this will be greater than this। अब इसलिए डाइल्यूशन करने पे डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, डिसोसिएशन भी ज्यादा होगा, और जब डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो इन दैट केस हम लोग को वन टॉप फैक्टर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इसलिए जितना ज्यादा डिसोसिएट हो जाएगा आयंस, उतना ही करेस्पॉन्डिंग हम लोग को उसका ज्यादा वन टॉप फैक्टर देखने को मिलेगा। तो डाइल्यूशन के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि द वन टॉप फैक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज, मींस बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया है, वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 डिसोसिएटिंग इनटू PCl5 and Cl2 इज 100। इसका जो है 100 दिया हुआ है। We have to calculate the percentage dissociation of PCl5 in the is 4.25%। देखते हैं कि क्या आता है वैल्यू। तो अगर देखो आप कैसे इसमें कंसीडर करोगे, आई क्या होता है, मींस वन टॉप फैक्टर से ही डायरेक्ट हम लोग जाते हैं, वन टॉप फैक्टर से ही जाते हैं। अगर वन टॉप फैक्टर आएगा तो डिग्री ऑफ जो है डिसोसिएशन भी आ जाएगा, क्योंकि PCl5 डिसोसिएट होकर क्या फॉर्म करेगा, PCl3 प्लस Cl2। अगर मान लो इसका अल्फा डिसोसिएट हुआ, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, 1 मोल लिया आपने और ये अल्फा अल्फा फॉर्म कर लेगा। तो बेसिकली हम लोग को 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1 निकालना होगा। आई की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1। अब इस केस में आप कैलकुलेट कर लो, कैसे कैलकुलेशन जाएगा इसका। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग बोल सकते हैं जो इसका एग्जैक्ट मोलर मास, जैसे जो है नॉर्मल जो मोलर मास है इसका, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आ जाएगा, देखो आप, इसका मोलर मास आएगा 208 PCl5 का, जो हम लोग बोलते हैं जो ओरिजिनल मोलर मास होता है वो उसकी वैल्यू रख रहे हैं 208.5 डिवाइड बाई जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो वेपर डेंसिटी इसका कितना है, वेपर डेंसिटी है 200, वेपर डेंसिटी है इसका 200। तो अब देखो इस केस में कैलकुलेट कर लो, ये जो वैल्यू देगा आपको ये दे देगा 1.0425। तो अब इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 0.0425।
परसेंटेज पूछा है हमसे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव 4.25, यानी दिस इज आल्सो करेक्ट, सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। डी की बात कर लें, इफ द पीएच, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं डी ऑप्शन में, इफ पीएच ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिडिक सोल्यूशन इज फाउंड टू बी 2, यानी कि पीएच मींस दैट H प्लस कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 10⁻²। इट्स ऑटोमोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर इज 0.11 RT। देखा जाए इस केस में हम लोग को क्या निकालना होगा, वन टॉप फैक्टर निकालना होगा। तो अब इसलिए इस केस में देखोगे आप क्या देख रहे हो, H प्लस का जो कंसंट्रेशन है दैट इज 10⁻²। तो इसको मैं लिख सकता हूं C अल्फा इज इक्वल टू 10⁻²। अगर एसिड डिसोसिएट होगा तो C अल्फा बनाया होगा। अल्फा कंसंट्रेशन वी हैव, वी कैन कैलकुलेट अल्फा इजीली, क्या हो जाएगा 10⁻², कंसंट्रेशन दे हैव गिवन 10⁻1 दैट इज इक्वल टू 10⁻1। करेक्ट बोलिए, ठीक है। अब समझो आप, हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू ICRT। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस दिस 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा कितना है 0.1 है, तो हो जाएगा 1.1 जो हम लोग का वन टॉप फैक्टर है। कंसंट्रेशन दे हैव मेंशन 0.1 इनटू RT दैट विल गिव 0.11 RT हो जाएगा ये। तो ऑब्वियसली ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, डी इज ऑल्सो करेक्ट। इस केस में भी हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ABCD, ऑल 4 ऑप्शन आर करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है आपसे, दिया हुआ है कि कंपाउंड हैविंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेसर देन साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई। तो यहां पे देख सकते हो कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। अब पूछा गया है किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इससे कम होगा, 1 by 1 ऑप्शन कंसीडर करें। तो पहला तो आपका केस ये दिया हुआ है, ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है ये साइक्लोहेक्सीन। तो ऑब्वियसली यहां पे आपको 2 डबल बॉन्ड को देखो, पर बॉन्ड इन्होंने पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में नहीं बात किया, इन्होंने बात किया हुआ है ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। अदरवाइज क्वेश्चन में ये मेंशन करेंगे अगर पर डबल बॉन्ड कैलकुलेट करना होगा, वैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा और कॉन्शियस होना पड़ेगा। इस केस में क्या पूछा हुआ है कि किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कम होगा, ठीक है, कम होगा। तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजनेट करा रहे हैं, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड को, तो अब इसलिए 2 डबल बॉन्ड को के केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का लेस हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बी ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है, बी का केस कंसीडर। बी के केस में क्या है, ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है और ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रेजोनेंस की वजह से अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली क्या देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस यहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा कम हो जाता है। क्योंकि मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है, कर्व कुछ ऐसे जाता है ना, हम लोग कर्व कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल लेस स्टेबल है, क्योंकि इसको तो साइक्लोहेक्सेन ही देना है, तो अगर लेस स्टेबल होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी तो कम होगा, यही तो वैल्यू होगा। अगर ये मोर स्टेबल होता है, सॉरी लेस स्टेबल होता है, उस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। और अगर ये स्टेबल हो गया तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, यहाँ पे वही कहानी है। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी के केस में क्या देखने को मिलता है, बेंजीन। ये थोड़ा सा आपको डाउट कर सकता है, बेंजीन का जो रेजोनेंस एनर्जी है ड्यू टू एरोमेटिसिटी बहुत ज्यादा होता है, रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे कहीं लाइज कर रहा है, तो अब इसलिए क्या देखने को मिलेगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज गोइंग टू डिक्रीज। जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा एल्कीन, और उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी और उतना ही लेस उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इन सी केस आल्सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी लेस देन दिस वन। देख सकते हो 3 पाई बॉन्ड भी इसको इक्विवेलेंट नहीं आ पाएगा, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड इसके इक्विवेलेंट नहीं आ पाएगा। जो रेजोनेंस एनर्जी होती है अराउंड 36 किलो कैलोरी के आसपास में, अच्छा खासा 150 किलो जूल के आसपास में एनर्जी होती है, जो कि एक डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन से भी कम है, ज्यादा है एक तरीके से कंसीडर करें तो। नेक्स्ट डी का केस क्या है, डी के केस में आपको नेफ्थलीन दिया है, तो नेफ्थलीन के केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, बिकॉज अगर यहां पे कंपैरिजन आपको करना है तो यहां पे तो आपको 5 पाई बॉन्ड है, इस केस में 2 पाई बॉन्ड है, तो 5 पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने में ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। भले इसमें रेजोनेंस है, बट इतना ज्यादा रेजोनेंस थोड़ा डोमिनेट कर जाएगा कि 5 बॉन्ड को हाइड्रोजनेशन कराने पे और 2 बॉन्ड को हाइड्रोजनेशन कराने पे सेम एनर्जी है, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसमें 5 बॉन्ड है, तो इस वजह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका ज्यादा होगा इस केस में, और आपका आंसर हो जाएगा इस केस में ABC। ध्यान रहे पर पाई बॉन्ड नहीं पूछा हुआ,
अगर पर पाई बॉन्ड पूछता है तो हमारा उस केस में आंसर कुछ अलग होता है, उस केस में आपका बी सी डी होता है, बोलता है कि पर पाई बॉन्ड जो है लेस हो। यहाँ पे बेंजीन का इन्होंने रेजोनेंस एनर्जी भी दे रखा है 36 किलो कैलोरी, तो अब इसलिए वहां से समझा जा सकता है कि किस तरीके से इसका कम होगा बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोहेक्साडाइन। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट लिबरेट एसिडिक गैस ड्यूरिंग इट्स हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आपने सीखा होगा कि कैसे हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन ए के अंदर कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड क्या करना रहता है, इसमें H और OH को बेसिकली आपको डिवाइड करना है, इस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों केस में। तो यहाँ पे अगर आप करते हो, देखो आप हाइड्रोजन इसको दोगे, लेस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, तो इस पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम चढ़ेगा, H प्लस चला जाएगा और इस पे OH माइनस जाएगा। तो ऑब्वियसली क्या देखोगे कि एक फास्फोरस का केस है, ऑब्वियसली 3 निगेटिव चार्ज आएगा, चार्ज बना के आयंस बना के उतने H प्लस दे दो उसको, तो यहाँ पे 2PH3 आ जाएगा, फॉस्फाइन आ जाएगा और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि किसमें एसिडिक नहीं आ रहा है, क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गर बेस इसमें है, एसिडिक डज नॉट लिबरेट एसिडिक गैस ड्यूरिंग, तो गैस तो हमारा PH3 है जो कि बेसिक नेचर रखेगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्ट होगा ना, क्योंकि हम लोग को चाहिए ऐसा केस जिसमें कि एसिडिक ना, तो हमारा तो ये PH3 तो बेसिक नेचर रखेगा ना ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है AlN। ठीक है, वहां यहाँ पे भी सेम कहानी है, यहाँ पे भी आप जो है इसको देते जाओ, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दे दो और इसको OH दे दो, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करके दे देगा और अमोनिया फॉर्म कर देगा। अमोनिया केस में आपको सोचना नहीं है कि ये बेस की तरह काम करेगा या एसिड की तरह, अब इसलिए ये बेस है और बेस के केस को हम लोग को कंसीडर करना है जिसमें एसिड ना, अमोनिया गैस रिलीज हो रहा है जो कि बेसिक नेचर को रखेगा। देन सी की बात कर ले, सी के केस में आपको Al2S3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना आप, सल्फर है तो ये फॉर्म करेगा H2S, हाइड्रोजन जब जाएगा एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली ये जो है ये कौन सा है, ये कौन सा नेचर रखेगा, एसिडिक नेचर रखेगा। एसिडिक आपने देखा होगा, ये एसिडिक नेचर है, ये बेसिक है, ये बेसिक है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है कि इस केस में आपको गैस कंसीडर करना है कि गैस आपका एसिडिक ना हो, तो ये एसिडिक गैस दे रहा है, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्राइड दिया हो, कैल्शियम हाइड्राइड, कहानी क्या है इसमें, इसमें भी आप H माइनस दे देना, इसको हाइड्रोक्साइड दे देना, ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बना लेगा H2 गैस, H प्लस और H माइनस हाइड्राइड से H2 गैस। तो ये तो न्यूट्रल है ना, आपको क्या चाहिए, आपको ये तो चाहिए न्यूट्रल हो जाए या बेस हो जाए, एसिडिक ना हो, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट एंड कि इन दैट केस ऑप्शन ए, बी एंड डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग मैट्रिक्स मैथ्स में खासकर ये थर्ड टाइम होगा कि हम लोग एफएसटी के अंदर कन्फ्रंट कर रहे हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि आप एक बार डिस्चार्ज पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप एक बार देखाओ, और ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल चांस है इसका जेईई एडवांस में इस तरीके से आपको जो है मैट्रिक्स मैथ्स टाइप का क्वेश्चन दे। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हाई फाई जो है हम लोग को रॉकेट साइंस चाहिए होगा, इसमें सिंपल ही कॉन्सेप्ट देखना रहता है कि विच इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज एंड विच इज गोइंग टू रिड्यूस बेस्ड ऑन देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल। आइए देखते हैं 1 by 1 ऑप्शन कंसीडर करते हैं और फिर देख लेंगे कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, कौन सा गैस रिलीज होगा कैथोड पे और एनोड पे, इस बात की इसमें हम लोग देखते हैं। aqueous solution ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम ऑब्वियसली यहाँ पे जो कैथोड पे अगर बात किया जाए तो अपने समझो इसमें कि कैटायन और एनायन क्या प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर। अगर आप सोल्यूशन के अंदर फील कर पा रहे हो कि कौन कौन सा आयंस प्रेजेंट है तो फिर इन दैट केस आपके लिए आयनिक इक्विलिब्रियम भी आसान हो जाता है और जो हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो भी आसानी हो जाता है। ठीक है, आपको आयंस को विजुअलाइज करना होगा कि कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है। अब देखो aqueous solution ऑफ सोडियम एसीटेट लिए तो सोडियम ऑब्वियसली रिड्यूस तो नहीं होगा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा रिडक्शन पे जाएगा, कैथोड पे मैं बात कर लूं तो H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ H2। ठीक है, H प्लस फिर आया कहां से, aqueous solution है, तो aqueous solution में H प्लस और OH माइनस भी तो प्रेजेंट होंगे कुछ अमाउंट में। ठीक है, अब क्वेश्चन रेज होता है कि एनोड पे क्या होने वाला है, तो एनोड के केस में आप देखो एनायन आपके सोल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक OH माइनस प्रेजेंट है और एक एसीटेट एनायन प्रेजेंट है। अब डिस्चार्जिंग पोटेंशियल के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा जो है एनायन ओवरवेट करेगा किस एनायन के ऊपर, मींस OH माइनस जाएगा या एसीटेट। एसीटेट हम लोग जनरली देखते हैं इस केस में कि जो एनोड पे होता है एसीटेट रिएक्शन पे जाता है। कैसे जाता है ये रिएक्शन आप समझना एक बार। यहाँ aqueous solution ऑफ हम लोगों ने सोडियम एसीटेट लिया हुआ है, देखना ये कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस है बेसिकली, ये रिएक्शन कहलाता है
कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इससे आपको मैग्नीज भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के रिएक्शंस कराए जा सकते, ठीक है। ये होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यहां पे क्या देखने को मिलेगा, ये इजीली क्यों इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जब लूज कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन अकर हो रहा है। तो यहां पे इस तरीके से हम लोग फिनोमिना देखते हैं कि रेडिकल फॉर्म कराता है, CO2 यहां से एलिमिनेट होगा और ये जनरेट कर देगा CH3 रेडिकल। ये पूरा का पूरा जो मेथड है ये कहलाता है कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस, ये कहलाता है कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। अब दो CH3 आपस में डाइमराइज हो जाएंगे, दो CH3 यूनिट, और ये फॉर्म कर लेगा ईथेन। तो देख सकते हो कौन कौन सा गैस रिलीज हो रहा है एनोड पे, CO2 भी रिलीज हो रहा है और एथेन गैस भी रिलीज हो रहा है। OH माइनस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हुए भी उसका कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं अकर हो रहा है। OH माइनस एसीटेट एनायन से स्लाइटली मोर रिएक्टिव होगा, इस वजह से शायद ये नेचर देखने को मिल रहा होगा। बट एसीटेट एनायन यहाँ पे रिएक्शन में जा रहा है और करेस्पॉन्डिंग इथेन गैस और CO2 जनरेट कर रहा है 8 NO। उसी तरीके से बात करते हैं Q पे। Q वाले केस में देखो aqueous solution ऑफ सोडियम फॉर्मेट दिया हुआ है, aqueous solution ऑफ सोडियम फॉर्मेट दिया हुआ है। तो देखो aqueous solution दिया है तो कैथोड की बात कर लेते हैं। तो सोडियम तो नहीं जाने वाला है, सोडियम सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन रिडक्शन अकर होगा किसका, आपका H+ का, और ये जनरेट कर देगा H2। क्लियर है इस बात को। अब आते हैं दूसरा जो एनायन के अंदर प्रेजेंट है, सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, वो है हमारा फॉर्मेट आयन और OH माइनस। यहां पे भी हम लोग का फॉर्मेट आयन ही जाएगा। फॉर्मेट आयन ये रहा, ठीक है, सोडियम था, सोडियम सोल्यूशन के अंदर अभी भी पड़ा रहेगा, OH माइनस सोल्यूशन के अंदर अभी भी पड़ा रहेगा। ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करके ये कन्वर्ट हो जाएगा Sc(O) और ये रेडिकल जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन, एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद यहां से CO2 गैस रिलीज हो जाएगा और हाइड्रोजन रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये जनरेट कर देंगे CO2 और H2। तो देख सकते हो कैथोड पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और एनोड पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, दोनों पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो ऐसे सिंगल करेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था इस ऑप्शन को रख के कि इन विच केस कैथोड एज वेल एज द एनोड वी आर ऑब्जर्विंग हाइड्रोजन गैस। ठीक, अच्छा क्वेश्चन बनता हो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बनाया जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। Q हो गया, P हो गया, अब जाते हैं आगे, मूव करते हैं R की तरफ, ठीक है। तो समझ में आ गया, कैथोड पे आ गया हाइड्रोजन और एनोड पे आ गया CO2 प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेटेड aqueous solution ऑफ NaCl। यहां पे इसको लिया हुआ है इन्होंने, कंसंट्रेटेड NaCl लिया हुआ है। अब यहां पे फाइट बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है, H+ के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, H+ जाएगा और यहां से ये कैथोड पे जनरेट करेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार एनसीईआरटी से इस चीज को कवर कर लेना। कंसंट्रेटेड में और डाइल्यूट NaCl में अलग अलग प्रोडक्ट बन के आते हैं कैथोड और एनोड पे। एनोड पे फिर क्या देखने को मिलेगा, अब यहां पे यही मैं बोल रहा हूं, अगर आप कंसंट्रेटेड लिए हो तो Cl माइनस ऑक्सीडेशन में जाएगा और ये जनरेट करेगा हाफ Cl2 विथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये डाइल्यूट होता फिर कहानी क्या होती, फिर अलग होती, OH माइनस जाता, ऑक्सीडाइज होता और O2 जनरेट करता है अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन। बट चूंकि कंसंट्रेटेड दिया है, सोल्यूशन के अंदर Cl माइनस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और Cl माइनस ये ऑक्सीडेशन में जाएगा 8NO, ठीक है। R के बाद S की बात करें तो S के केस में क्या दिया हुआ है आपको, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है डाइल्यूट aqueous solution ऑफ HCl, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HCl। तो डाइल्यूट के केस में ऑब्वियसली H+ तो प्रेजेंट है, तो कैथोड पे क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया H+ और ये जनरेट हो गया हाफ H2। क्लियर है बात। और एनोड की बात करें तो एनोड में अब कौन सा जाएगा, इसमें डाइल्यूट सोल्यूशन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन है तो इन दैट सिनेरियो OH माइनस का कंसंट्रेशन, इसमें मतलब एक तरीके से ये समझ सकते हो कि OH माइनस और Cl माइनस के बीच में क्लोज फाइट रहती है, OH माइनस और Cl माइनस के बीच में क्लोज फाइट रहती है। अब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वो विन करता है ओवर द दिस फाइट। तो यहां पे भी जैसे हम लोग डाइल्यूट बोल रहे हैं HCl, डाइल्यूट HCl का मीनिंग ये हुआ कि जो वाटर सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर प्रेजेंट है, यानी कि OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, Cl माइनस कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि ये ऑक्सीडाइज होकर जनरेट कर रहा है ऑक्सीजन गैस 8NO, ठीक है, ये चीज है। अब देख लो, इसे मैच करा लो। P के केस में क्या गैसेस दिया हुआ है, तो P के केस में दिया हुआ है H2, CO2 और इथेन, बिल्कुल करेक्ट है। Q के केस में 1 और 2 मींस H2 और CO2, H2 गैस और CO2 गैस, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। R के केस में 1,3 मींस H2 और Cl2, ये आ रहा है, करेक्ट है। देन लास्ट वाले केस में डाइल्यूट aqueous solution ऑफ HCl,
डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl के केस में आपका Cl2O और O2 करेक्ट है, यानी कि 1,5. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी वी कैन गो फॉर द ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें डिफरेंट जो एल्कीन एल्काइन के रिएक्शंस हैं वो इन्होंने कवर किया, बेसिकली हाइड्रोकार्बन के, और वो खासकर रिएक्शन जो जनरली हमारे डिस्कशन के पार्ट नहीं बनते, जनरली ये डिस्कशन के पार्ट नहीं बनते हैं, ये क्वेश्चन से यहाँ बनाए गए हैं. देखिए आप क्वेश्चन 8 में, ठीक है, मैं सभी रिएक्शन के थोड़ी बहुत मैकेनिज्म के बारे में भी आइडिया देते चलता हूं, ताकि हम लोग जो इधर प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछा हुआ है, तो ये बेसिकली हम लोग को उस केस में मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी. तो आइए बात करते हैं ऑप्शन पी के केस में. ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हम लोग यूज करते हैं किस केस के लिए, हम लोग जो है ये रिएक्शन बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हर्ट्ज-डीएकर रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हर्ट्ज-डीएकर रिएक्शन. क्या कराते हैं हम लोग, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिएक्शन कराते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट बहुत सिंपल सा बन के आता है. ये पूरे ग्रुप को हटा के आप यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो. ठीक है, यहाँ पे आप लगा दो ब्रोमीन. ये बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है, बट मैकेनिज्म के बारे में भी थोड़ा आइडिया लेते चलते हैं कि हाउ द रिएक्शन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस. ठीक है, तो कैसे रिएक्शन अकर होता है, यहाँ पे जो ग्रुप है ये सिल्वर सॉल्ट बोला जाता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ये Br- के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है और ये इसको रिलीज कर देता है. ठीक है, यहां से क्या होगा, इसके बाद रिएक्शन क्या देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ ऐसे ये फॉर्म कर जाएगा C++O और OBr. अब यहां के बाद हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि ये जनरेट करता है, इसमें CO2 रिलीज हो जाता है. बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिलता है, हम लोग को एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो ओवरऑल ये क्या जनरेट किया, तो यहाँ से CO2 गैस तो रिलीज हो गया. CO2 एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये रिलीज हो गया और ये जनरेट कर रहा है एक रेडिकल. ठीक है, ये जनरेट कर रहा है रेडिकल अलॉन्ग विथ ब्रोमीन रेडिकल. अब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये आपस में. रेडिकल के केस में हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं देखते, इस तरीके से वैसे ही रहेगा, ब्रोमीन के साथ ही कंबाइन होगा और ये जनरेट कर देगा एल्काइल ब्रोमाइड. तो एल्काइल ब्रोमाइड के प्रिपरेशन के लिए मेथड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द हर्ट्ज-डीएकर रिएक्शन. ठीक है, ये वेल नोन रिएक्शन है, आपको पता होगा, ये डिस्कशन में आया था हमारे. वैसे ही ये भी एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, दैट इज फॉस्फाइन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है. ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड के साथ में. यहाँ पे इन्होंने लिया है 1 2 3 4 ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ठीक है, अब इस रिएक्शन को आप समझना, 1 2 3 4 कार्बन एटम है, इसमें भी 4 कार्बन एटम है. बहुत इंटरेस्टिंग तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें. ठीक है, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के लिए किया जाता है. एल्कीन के प्रिपरेशन के कम केसेस देखते हैं, एल्कोहल से, एल्काइल हैलाइड से भी प्रिपेयर किया जा सकता है, ये मेथड भी यूज किया जाता है. तो इसमें करते क्या है, देखो आप रिएक्शन कैसे जाता है. फॉस्फाइन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है. बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शन होता है हम लोग बोलते हैं SN2 के थ्रू जाता है. यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है SN2 के थ्रू जाता है, और होगा क्या कि ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करेगा. देखना ध्यान से आप, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, यहाँ से कार्बन बेसिकली यहाँ पे फास्फोरस आके जुड़ गया है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, निगेटिव चार्ज इसके साथ, क्योंकि इसने इसको डोनेट किया ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जुड़ जाएगा ये PH PH एंड PH. इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो यहां से बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा, यहां पे हम लोगों ने देखा SN2 रिएक्शन. अब इसके बाद इसको ट्रीट किया गया है किससे, NaNH2 के साथ. इसका रोल क्या होगा, ये पता है हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग बेस है. ये बेस क्या करता है, यहां से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा PH PH. ठीक है, यहां से Br- बेसिकली एलिमिनेट हो गया, Br- चला गया. उसके बाद ये प्रोडक्ट दिया, इस प्रोडक्ट के बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इस तरीके से ये निगेटिव चार्ज है. ठीक है, ये निगेटिव चार्ज है. इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एलाइड. इस कंपाउंड को बोलते हैं एलाइड. ये यूज किया जाता है, एलाइड यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के लिए. एल्कीन को इससे प्रिपेयर किया जा सकता है. तो कैसे रिएक्शन होगा, देखो आप, इसके बाद कैसे रिएक्शन होगा. ये अब अनदर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने जा रहा है, किसमें, कुछ इस तरीके से. ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये इस तरीके से अटैक करेगा. ठीक है,
ये करेगा। मैं आगे के स्टेप भी बता देता हूँ। वैसे अगर प्रोडक्ट यहाँ से बनाना आता है बहुत आसान होता है। ये डबल बॉन्ड बेसिकली प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होता है, इसको हम लोग डबल बॉन्ड से दिखाते हैं। ये वाले ग्रुप को ब्रेक कर सकते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन को हटा, ऑक्सीजन से CH2 को ले जाकर वहां पे जोड़ देते हैं। प्रोडक्ट बनाना यहाँ से बहुत आसान है, मैं बता ही देता हूँ। प्रोडक्ट क्या बन के आता है बेसिकली 1 2 3 4 कार्बन एटम आप ऐसे रखो और यहां से यहाँ पे ले जाके आप डबल बॉन्ड जोड़ दो 1 2 3 4 और ये एक नया कार्बन 5 आ गया। 5 कार्बन कहां से आया, ये बेसिकली CH2 यहां से आया और जो साइड प्रोडक्ट बनेगा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बट इसके थोड़ा सा एक बार मैकेनिज्म आइडिया ले लेते हैं कि कैसे ये ओवरऑल रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है, एक बार आइडिया ले लेते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, प्रोडक्ट तो हम लोग को क्लियर है कि यहाँ से ये प्रोडक्ट बनेगा, बट एक बार इस प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं कैसे ये प्रोडक्ट फॉर्म करके आता है। तो PPS3 देखना, PPS3 हो गया, फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है और ये जो निगेटिव चार्ज है ये कार्बन के साथ अटैक किया। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ चीजें समझ में आ रही होगी यहाँ पे कैसे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें प्रोडक्ट बन के आएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया इस पे, इस वाले कार्बन पे और करस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्ट दिया। अब इनके बीच में हम लोग जो है देखते हैं कि ये एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे जो 4 मेंबर रिंग बनेगा। 4 मेंबर रिंग कैसे बनेगा देखना आप ध्यान से, कार्बन कार्बन ऐसे कुछ और यहाँ पे H। ठीक है, ये बेसिकली आपका R ग्रुप है। अगर आप कंसीडर करो ये पूरा का पूरा R ग्रुप है, तो मैं ऐसे इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं क्या, ऐसे कंसीडर कर लेता हूँ। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये 4 कार्बन का चेन है। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद ये PPS3, इसके बाद क्या देखने को मिलता है, ये कुछ ऐसे बॉन्ड क्लीव किया जाता है, होमोलिटिकली बॉन्ड ये क्लीव होता है, या हम लोग ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप देख लेना, ये बॉन्ड इधर क्लीव होगा, ये बॉन्ड इधर क्लीव हो जाएगा। तो बेसिकली क्या देखने को मिलेगा आपको इस केस में, ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा 1 मोर कार्बन एटम के साथ में एल्कीन फॉर्म करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलाइड का फॉर्मेशन हुआ। एलाइड यहाँ पे जो है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके आपको एल्कीन एज अ प्रोडक्ट देखो। ठीक है, ये रिएक्शन डिस्कशन में आया होगा, ऐसा नहीं है कि डिस्कस नहीं किया गया होगा, बट उतना इस पे वेल फोकस नहीं रखा गया होगा इस पार्टिकुलर रिएक्शन पे। तो एक बार देख लो कि ओवरऑल किस तरीके से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए R, ये भी एक वेल फेमस रिएक्शन है। क्या है इसमें, टर्मिनल एल्काइन को ट्रीट किया गया एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH ये क्या करता है, एक टर्मिनल एल्काइन है तो टर्मिनल एल्काइन को ये इंटरनल एल्काइन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है, इंटरनल एल्काइन में। जब हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट करते हैं, रिएक्शन कैसे होता है, थोड़ा सा मैकेनिज्म को भी डिस्कस करते चलते हैं कि OH माइनस जो कि एल्कोहलिक KOH से जनरेट हो रहा है, यहां से जो H प्लस है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है कुछ इस तरीके से। मैकेनिज्म इसका उतना ज्यादा डिस्कशन में नहीं आया होगा, बट यहाँ पे आइसमराइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि टर्मिनल एल्काइन को शिफ्ट करने के लिए। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। अब सोल्यूशन के अंदर आपने प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया। बेसिकली इस स्टेज को भी मैं ब्रेक करके ही दिखा देता हूं आपको। यहां से ये एनाइन फॉर्म किया, यहां पे एनाइन फॉर्म किया। अब एनाइन में इस तरीके से हम लोग डीलोकलाइजेशन देखते हैं और ये फॉर्म कर लेता है दिस कंपाउंड डबल बॉन्ड के साथ में। यहां पे 2 डबल बॉन्ड, मतलब एक तरीके से आप कंसीडर कर लो डाइन फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब यहां पे देखो आप निगेटिव चार्ज आएगा। अब ये क्या करेगा, ROS जो कि हमारे पास एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड C। ठीक है, CH2। वंस अगेन इस पे रिएक्शन होगा, एक बार और रिएक्शन के लिए जाएगा। OH माइनस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो OH माइनस जो बेस है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फिर से एक एनाइन जनरेट कर देगा, फिर से एक एनाइन जनरेट कर देगा। कैसे, तो प्रोडक्ट में बना देता हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया। अब ये फिर से ये इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये ROS यानी कि अल्कोहल से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी CH हाइड्रोजन नहीं है ना बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो देख सकते हो क्या किया गया है, बेसिकली आइसोमराइजेशन में एक टर्मिनल एल्काइन को इंटरनल एल्काइन में कन्वर्ट करने के लिए एल्कोहलिक KOH ट्रीट किया जाता है। एक पोलर सॉल्वेंट का भी इसमें रोल होता है। पोलर सॉल्वेंट प्रीफर करता है कि ये टर्मिनल, बेसिकली ये सभी स्टेप इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन पोलर सॉल्वेंट फेवर करता है टुवर्ड्स द जो पोलर सॉल्वेंट है वो फेवर करता है टुवर्ड्स द इंटरनल एल्काइन की तरफ। ठीक है, तो R के केस में ये प्रोडक्ट आप देखोगे, ये जो है नेक्स्ट चलते हैं S के केस में। जस्ट इसका थोड़ा सा ये रिवर्स है, इन्होंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे यही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में लिया हुआ है
और इसको ट्रीट कराया इन्होंने NaNH2 के साथ, ठीक है, NaNH2 इन द पैराफिन। अब यहाँ पे पहले मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ क्या बनेगा। अगर आप NaNH2 लेते हो और इसके साथ ट्रीट करते हो, ध्यान है या तो आप हीट कर सकते हो या NaNH2 को पैराफिन के साथ ले सकते हो। पैराफिन मींस आपको इनर्ट सॉल्वेंट यहाँ पे देना पड़ेगा, तो होगा क्या कि ये इसको कन्वर्ट कर देगा, इंटरनल एल्काइन से कन्वर्ट कर देगा इसको टर्मिनल एल्काइन में। ये भी एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये इसको कन्वर्ट कर देगा टर्मिनल एल्काइन। क्लियर है इतनी बात? ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्मिनल एल्काइन में। अब रिएक्शन को थोड़ा सा, इस रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। NH2 माइनस जो कि एक बेस है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अब ये एनाइन जो फॉर्म करेगा, ऑब्वियसली जो NH2 जो इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, H+ गेन किया हुआ है, अमोनिया एज अ प्रोटॉन इसको जो है दे देगा, प्रोटॉन दे देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड C, ठीक है। इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, CH3। वंस अगेन सेम चीज रिपीट होने वाला, सेम चीज रिपीट होगा। NH2 माइनस जो कि बेस है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये एनाइन जनरेट कर देगा लाइक दिस, ठीक है। CH2 CH माइनस डबल बॉन्ड CH और CH3 माइनस, ठीक है। तो ये फर्दर शिफ्ट कर जाएगा इधर और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये अमोनिया से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, अमोनिया एज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन है जो कि सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, CH2 CH3। उसके बाद चूंकि आपने बेस यूज किया है, तो बेस यूज करने के बाद क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे सोडियम आएगा, सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप बेस NaNH2 यूज किए हो तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड Cl, ठीक है। आप देख सकते हो कि एक इंटरनल एल्काइन कन्वर्ट हो रहा है टर्मिनल एल्काइन में। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी ये रिएक्शन ध्यान में आएगा। क्या किया गया है, एक एक केस में एल्कोहलिक KOH और एक एक केस में NaNH2। कैसे है कि अगर टर्मिनल एल्काइन को, ध्यान रहे, टर्मिनल एल्काइन को इंटरनल एल्काइन में कन्वर्ट करना है तो फिर आप एल्कोहलिक KOH का यूज करोगे, ठीक है, एल्कोहलिक KOH का। अगर एक इंटरनल एल्काइन को टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट करना है और NaNH2 का इसमें यूज कर लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैराफिन। ध्यान है, सॉल्वेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर पोलर सॉल्वेंट लेते हो, पोलर सॉल्वेंट में ये फेवर करता है इस डायरेक्शन में, इंटरनल एल्काइन की तरफ रिएक्शन फेवर किया जाता है। अगर ये हम लोग इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं लाइक पैराफिन, तो ये फेवर किया जाता है टुवर्ड्स द टर्मिनल एल्काइन, टुवर्ड्स द टर्मिनल एल्काइन। तो ये रिएक्शन मतलब एक तरीके से इक्विलिब्रियम स्टेज में ही सभी जाएंगे। एक बार मैकेनिज्म इसका देख लो, कैसे मैंने ओवरऑल प्रोसेस किया है। इस वाले को एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया गया, यहाँ से एनाइन जनरेट हुआ, एनाइन में इस तरीके से डीलोकलाइजेशन हुआ और हम लोगों ने ब्यूटाडाइन देखा, और यहाँ से ये अमोनिया से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। यहां से फिर इसके बाद वंस अगेन फिर से सेम चीज रिपीट हुई कि ये हाइड्रोजन ने प्रोटॉन दिया, इस हाइड्रोजन से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट हुआ और करस्पॉन्डिंग एनाइन जनरेट होगा। इस एनाइन ने फिर से अमोनिया से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके इसको कन्वर्ट कर दिया टर्मिनल एल्काइन में। और क्योंकि टर्मिनल एल्काइन में ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, NaNH2 के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म कर लेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटा, ठीक है। वैसा ही इसमें रिएक्शन हुआ। इस केस में क्या हुआ, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया है OH माइनस ने और यहाँ पे एनाइन जनरेट हुआ। एनाइन जनरेट करने के बाद क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस तरीके से, तो ये देखो एक ये चीज समझा जा सकता है कि पोलर सॉल्वेंट है ना, जिसमें किसमें पोलैरिटी किसमें होगी, इस बात को समझना। पोलैरिटी किस वाले केस में होगा, इसमें तो पोलैरिटी 0 होगी ना, इस वाले में कौन सी बात करें, ये जो टर्मिनल एल्काइन, ठीक है, तो पोलैरिटी नहीं होगी। कैसे रिएक्शन, मैं ये बताना चाह रहा हूं सॉल्वेंट का क्या रोल प्ले होगा, ये मैं बता देता हूं। देखो इंटरनल जो हम लोग ले रहे हैं, इंटरनल दिस एल्काइन, दिस इज द नॉन पोलर इन द नेचर, और जो हम लोग टर्मिनल एल्काइन की बात कर रहे हैं ये पोलर होगा। टर्मिनल एल्काइन पोलर होगा। पोलर क्यों होगा, देख लो, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये। अब इस केस में क्यों मैं बोल रहा हूं कि जब हम लोग सॉल्वेंट का कैसे रोल होगा, एल्कोहलिक KOH दिया जा रहा है, एल्कोहलिक मींस पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर तो डिजॉल्व नहीं होगा। डिजॉल्व नहीं होगा तो क्या करेगा, नॉन पोलर को प्रेसिपिटेट आउट कर देगा। अगर प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है ऑब्वियसली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फिजिबल होगा। वैसे ही मैं बात करूं, जब ये इंटरनल हाइड्रोजन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो रहा है, इंटरनल एल्काइन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली टर्मिनल एल्काइन पोलर नेचर रखेगा। और सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने इनर्ट सॉल्वेंट रखा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट रखा है पैराफिन,
तो पैराफिन के केस में पोलर सॉल्वेंट तो डिजॉल्व नहीं होगा, प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मैं बोल रहा हूं कि सॉल्वेंट का एक अच्छा खासा रोल है इस रिएक्शन में। सॉल्वेंट कैसे रोल प्ले कर रहा है कि सॉल्वेंट अगर पोलर है तो उसमें नॉन पोलर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर उसमें प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग ये स्टोरी बनती है यहाँ पे अल्कोहलिक KOH और NaNH2 का एक वेल फेमस रिएक्शन है। इसको आप नोट डाउन कर लेना प्रॉपरली, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरीके का। ये पूरा दोनों जो प्रोसेस है ये आइसोमराइजेशन ऑफ एल्काइन के अंदर कवर किया जाता है जो है इस चीज को। अगर नहीं कवर किया गया होगा तो आप एक बार इस रिएक्शंस को देख लेना कैसे ये रिएक्शन कराया गया है, और इसमें सॉल्वेंट का जो रोल है वो आप देख लेना, ठीक है। तो इसको आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और इस केस में आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। क्या मेंशन किया हुआ है एक बार देख लो आप। जो यहाँ पे मैचिंग मैच दिया हुआ उससे उन्होंने पूछा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट केस कंसीडर करें, इसमें 1 by 1 केसेस कंसीडर करें। COF6 आपको दिया हुआ है, COF6 3- जिसका कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 3D6 और हम लोग को पता है कि दिस फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इन दैट केस आप किस पे जाओगे? वीक फील्ड लिगेंड मींस पैरामैग्नेटिक इन द नेचर होगा। पैरामैग्नेटिक नेचर होगा तो और जो है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देख लो इसमें, तो फर्स्ट का जो है 2 जा रहा है, P का 2 जा रहा है, P के केस के लिए 2 जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं क्रोमियम जो कि +3 ऑक्सीडेशन में है, क्रोमियम ऑक्सिलेट का है, तो +3 ऑक्सीडेशन में है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D3। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑक्सिलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इन दैट केस। तो अगर मान लो कि इसमें बात किया जाए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऑब्वियसली ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन पैरामैग्नेटिक इन द नेचर ये होगा। ये पैरामैग्नेटिक बिकॉज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक इन द नेचर है। और साथ साथ में हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि इनर डी ऑर्बिटल को यूज करेगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो क्यू के केस में हम लोग जो है जा सकते हैं दैट ऑप्शन, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट विल बी 3। नेक्स्ट आप देखो AuCl4- का जो है हम लोग का गोल्ड का क्लोराइड कंसीडर किया हुआ, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 5D8, ठीक है। यहां क्या पे देखने को मिलेगा आपको इस केस में कि ये डायमैग्नेटिक इन द नेचर होगा, 3D है, बिकॉज यहां पे केस क्या है कि ये आपका 5D सीरीज से बिलोंग कर रहा है। 5D सीरीज में वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं उस मेटल के केस में। तो यहाँ पे गोल्ड के केस में क्या देखने को मिलेगा? गोल्ड के केस में आप देखोगे ये क्लोराइड आल्सो इज गोइंग टू वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इस केस में पेयरिंग होगी तो 3D6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा और एक इजी में 2 पेयरिंग हो जाएगी। तो एक इनर डी ऑर्बिटल का यहाँ पे यूज करने जा रहा है फॉर हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे भी ये क्या बोला जा सकता है, डायमैग्नेटिक इन द नेचर होगा और साथ साथ में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, इसका स्पिन नंबर 0 होगा। तो यहाँ पे क्या इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा? R के लिए यहाँ पे बोला जा सकता है फर्स्ट। लास्ट में जो आयरन लिया गया जिसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आपका जाएगा क्या? कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3D5, ठीक है। आयरन +3 ऑक्सीडेशन में 3D5 का केस है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ऑब्वियसली, तो पेयरिंग विल बी प्रीफर, लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक इन द नेचर है बट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज जो है ऑब्वियसली इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक है बट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो यानी कि एस के केस में हम लोग 4 ऑप्शन मेंशन कर सकते हैं। तो ये आसान ही है। 9th के केस में जस्ट आपको एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। एक के केस में कोबाल्ट +3 है, एक के केस में क्रोमियम +3 है, एक के केस में आपका गोल्ड +3 है और एक के केस में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिंपल सा केस है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखो, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से हम लोग को अप्रोच रखना पड़ेगा, ठीक है। तो निकेल के साथ वाटर का कॉम्प्लेक्स, हम लोग को पता है कि वाटर इज द वीक फील्ड लिगेंड, H2O इज द वीक फील्ड लिगेंड, और निकेल का कॉन्फ़िगरेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा 3D8। तो 3D8 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इस केस के लिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल सकते हैं, क्या क्या चीजें करेक्ट हो सकती है फॉर द ऑप्शन P। एक बार देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 गलत है। आयोनाइजेशन आइसोमरेज दिखा सकता है क्या? नहीं, ये नहीं दिखा सकता है। देन म्यू इक्वल टू 2.83। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, बिकॉज 3D8 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो है 3D6 तो फुल रहेगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ये 2.83 होगा, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो 2.83 होगा, ठीक है। तो ये बोर मैग्नेटॉन 3 इज करेक्ट, P के लिए 3 करेक्ट है। देन उसके अलावा डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग,
जो स्प्लिटिंग एनर्जी है दैट विल बी लेस देन द पेयरिंग एनर्जी। ऑब्वियसली सही है, ये स्प्लिट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा T2 से इजी ऑर्बिटल में और पेयरिंग नहीं होगा। तो 4 इज ऑल्सो करेक्ट। 5 की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 3, 4, 5 कोई ऑप्शन है इस केस में? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, बट क्यू भी चेक करते चलते हैं, क्यू और आर के केस में भी चेक करते चलते हैं। तो कोबाल्ट दिया हुआ है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको पता है ये कॉन्फ़िगरेशन रखेगा 3d6 ही आएगा ना, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट 3d7 अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग होगा तो इन दैट केस कौन सा इस केस में हम लोग देखने जा रहे हैं कि इट इज गोइंग टू हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी D2sp3, फर्स्ट विल बी करेक्ट। और साथ साथ में अगर मेंशन किया जाए कैन इट शो आयनाइजेशन आइसोमेरेज, आप देखो आयनाइजेशन आइसोमेरेज दिखा सकता है, बिकॉज आयन है तो इसमें एक्सचेंज हो सकता है, उसमें आयनाइजेशन आइसोमेरेज कैन ऑब्जर्व, 2 करेक्ट हो जाएगा। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सी तो गलत हो जाएगा ना, 2.83 तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं हो सकता है। देन 4th भी गलत हो जाएगा, डेल नॉट इज लेस देन पी गलत है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी, तो ऑब्वियसली 4th इज ऑल्सो इनकरेक्ट, 5th इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज हम लोग फर्स्ट को करेक्ट बोल रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैन नॉट बी sp3d2। तो क्यू के केस में 1,2 वंस अगेन हमारा ऑप्शन ए में फिट बैठ रहा है। आर का केस देखो, आर के केस में इरिडियम का कॉम्प्लेक्स दिया है, तो इरिडियम के केस में ऑब्वियसली जो कॉन्फ़िगरेशन जाएगा ये 5d6 जाएगा। तो इस केस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो 0 होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो इस केस में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 एक यही हो सकता है और तो कोई नहीं देखा जा सकता है, और तो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। लास्ट केस में क्या देखोगे, एस वाले केस में देखो आप हाइब्रिडाइजेशन एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो इस केस में आपका हाइब्रिडाइजेशन 1 होगा, मतलब D2sp3 होगा। और साथ साथ में क्या करेक्ट हो जा सकता है, आयनाइजेशन आइसोमेरेज दिखा सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन आपस में एक्सचेंज हो सकता है, तो ये भी दिखा सकता है। तो 1,2 करेक्ट होगा। आप देख लो, ले लिया आप फर्स्ट ऑप्शन, वैसे भी मेंशन किए थे कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, वैसे ही हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, पी के साथ 2, क्यू के साथ 3, आर के साथ 1 और एस के साथ 4। इस केस में आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9 एंड ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारा इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। यहां पे देखिए क्वेश्चन 1 में क्योंकि एक रिएक्शन दे रखा है, ए गैस कन्वर्टेड टू बी गैस कन्वर्टेड टू सी गैस। ठीक है, और तो इस रिएक्शन का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा गया है केमिकल काइनेटिक्स का है, और इस रिएक्शन का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रखा है, हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज 3 मिनट एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पे इन्होंने करेस्पॉन्डिंग जो हम लोग का हाफ लाइफ टाइम है वो मेंशन किया हुआ है। देन पूछा गया कैलकुलेट द टाइम इन द मिनट इन विच द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस विल ड्रॉप फ्रॉम द 2 बार टू द 0.5 बार एट 400 केल्विन। यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर पे पूछ रहा है कि अगर मान लो इसका जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर 2 बार गैस से 0.5 बार हो जाए तो कितना टाइम लगेगा। ऑल द टेम्परेचर अगर मान लो 300 केल्विन रहता तो हम लोग तो इजीली उसमें अप्रोच रखते, क्या करते हम लोग के वैल्यू निकालते, रिएक्शन कांस्टेंट, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है और उस हाफ लाइफ टाइम का यूज करके हम लोग करेस्पॉन्डिंग के वैल्यू निकाल सकते थे। उस के वैल्यू का यूज करके हम लोग पता कर सकते थे कितना टाइम लगेगा। लेकिन इन्होंने टेम्परेचर चेंज कर रखा है, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो रिएक्शन कांस्टेंट भी चेंज होगा, और उसी के लिए इन्होंने एक एक्स्ट्रा डेटा भी शेयर किया है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन इज 840 आर, उसका यूज किया जा सकता है। बिकॉज अगर आगे आपके दिमाग में कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाए तो फिर इस रिलेशन को सोचो, दैट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए इंटू ए बाई आर टी, वेयर हम लोग इसको अरेनियस कांस्टेंट बोलते हैं। ये हमारा रहा एक्टिवेशन एनर्जी, ऑल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या रिलेशन लिखा जा सकता है इससे, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ए बाई आर टी। ठीक है, अब आप क्या करो, दो टेम्परेचर के लिए लिख दो इसको ln K2 K1, मतलब ln K2 लिखोगे उसको माइनस कर देना, उससे माइनस कर देना। देखो आप, तो अगर माइनस करते हैं तो यहां से निकल के आएगा EA बाई आर T2 प्लस हो जाएगा EA बाई आर T1, यही तो निकल के आएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ln K कैंसिल हो जाएगा, तो इसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, EA बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ये रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज यहां पे जो है देखने को मिलेगा कि ln k, या मैं इस तरीके से बोलूं, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t।
क्यों? क्योंकि जो रिलेशन होता है आपका टी हाफ का, क्या रिलेशन होता है? टी हाफ इक्वल टू ln 2/k। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि दिस इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। ये तो कांस्टेंट रहा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k हो जाएगा। तो मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। बेसिकली मैं टारगेट कर रहा हूं कि मुझे टी हाफ मिल जाए, हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन एट द 400 केल्विन। इससे क्या होगा, जैसे ही मुझे टी हाफ मिलेगा मैं रिएक्शन कांस्टेंट पता कर सकता हूं और उसको जो है यूज करके मैं टाइम निकाल सकता हूं कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा सच दैट कि जो प्रेशर है 2 बार से 0.5 बार हो जाए। यही मेरा अप्रोच रहना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो अब देखिए इस केस में क्या मैं लिख सकता हूं, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टी हाफ फर्स्ट रिएक्शन के लिए डिवाइड बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए मैं लिख रहा हूं टी हाफ बाई 2। सेकेंड रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम ये मेंशन 840 आर और यहां पे डिवाइड बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। 1/T1 हम लोग का 300 है और ये 1/400। सिंपल सा केस है, 400। अब इसको आर गेट कैंसिल। यहां पे आपको T1 हाफ दे रखा है तो ये T2 हाफ निकाला जा सकता है, मतलब एक तरीके से हाफ लाइफ टाइम एट द टेम्परेचर 2। तो यहां पे मैं कंसीडर कर लेता हूं दिस इज द 3 मिनट इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है, यहां से आप जो है वैल्यू रख दो 840 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहां से 400। इसको अगर किया जाए 100 डिवाइड बाई 300 इंटू 400 यही होगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा स्लाइटली, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 1 टाइम चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 0 में कैंसिल आउट कर रहा हूं तो हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हो 0.7 किसका वैल्यू होगा। 0.7 बेसिकली आएगा तो 0.7 किसका वैल्यू होगा ये पता किया जा सकता है। तो 0.7 जो है आपका आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वहां से निकाला जा सकता है। टी हाफ की जो वैल्यू होगी टी हाफ एट द टेम्परेचर 2 मींस सेकेंड टेम्परेचर पे ये आ जाएगा आपका 1.5 मिनट। ठीक है, 1.5 मिनट। अब इसका यूज करोगे आप, इसका यूज करोगे उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए। उसके लिए कैसे जाया जाएगा, टाइम टी डिवाइड बाई, अब देखो टाइम टी मतलब हो जाएगा क्या ln, ध्यान रखना इसमें क्या हो जाएगा ln 2 बिकॉज हाफ लाइफ आपको k निकालना है तो क्या लिखोगे ln 1/k ln a/a0 या a0 ये रख सकते हो बिकॉज हम लोग माइनस साइन नहीं रख रहे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 इनिशियल प्रेशर था डिवाइड बाई 0.4 और 1/k की जगह क्या आ जाएगा, हम लोग टी हाफ का यूज कर सकते हैं। तो टी हाफ का अगर आप यूज करोगे तो ये हो जाएगा ln 2 डिवाइड बाई टी हाफ। टी हाफ कितना आया 1.5 और यहां पे आपका हो जाएगा ln 4 यही होगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है आपका कैलकुलेशन पार्ट है, सिंपल सा है जिसको आप जो है कर सकते हो। ठीक है, टारगेट ये रखना है कि किसी तरीके से टी हाफ आ जाए। अब टी हाफ का यूज करके हम लोगों ने ये कांस्टेंट निकाला, रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू रख दिया तो फाइनली हम लोग को 3 मिनट्स एज अ तुम्हारा रिएक्शन का टाइम मिल जाएगा सच दैट कि द प्रेशर ऑफ ए इज डिक्रीज फ्रॉम 2 बार टू 0.5 बार। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकेंड देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आसान प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ मीथेन गैस आर कंप्रेस्ड फ्रॉम 1 बार 2 लीटर टू 2 बार आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो यहां पे देखो अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वर्क किया जा रहा है। तो अब इसलिए इस केस में हम लोग जैसे इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क डन को लिखा जा सकता है -P एक्सटर्नल डेल V। ठीक है, अब यहां पे देखो आप P एक्सटर्नल कितना कंसीडर किया जाएगा क्योंकि जब ये वर्क 2 बार तक प्रेशर तक पहुंचाया जा रहा है तो जो वर्क डन कर रहा है अगेंस्ट 2 बार कर रहा है, अगेंस्ट 2 बार। यहां पे क्या होगा जो फाइनल वॉल्यूम है, क्योंकि जो देखो प्रेशर 1 बार से 2 बार हुआ तो फाइनल जो वॉल्यूम होगा 2 लीटर से 1 लीटर हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो फाइनल वॉल्यूम आपका 1 लीटर है और इनिशियल वॉल्यूम आपका 2 लीटर है तो V2 माइनस V1 ये डेल V दे देगा और यहां से आपका आ जाएगा -2 बार लीटर। और 2 बार लीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना है किलो जूल में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल गिव 200 जूल विल बी आंसर। नेक्स्ट आप देखना क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आसान प्रॉब्लम है। क्या पूछा गया है, तो फॉर 10 मिनट ईच एट द 0 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 2 आइडेंटिकल होल नाइट्रोजन एंड अननोन गैस आर लीक्ड इनटू कॉमन वेसल ऑफ 4 लीटर कैपेसिटी, द रिजल्टिंग
resulting pressure in the vessel is 2.8 atm and the mixture contains 0.4 moles of nitrogen. What is the molar mass of the unknown gas? अब कुछ इस तरीके से प्रोसेस है कि ये दो गैसेज लीक हो रही है, राइट, दो गैसेज लीक हो रही है और एक कॉमन वेसल में जाकर ये अलग अलग है, सेपरेटली है या उस तरीके से वो मेंशन नहीं किया गया, आइडेंटिकल होल है दोनों के केस में, बस ये मेंशन किया गया और ये जाकर किसी एक बड़े वेसल में जाकर एंटर करें। बड़े वेसल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है कि इसका जो इन्होंने प्रेशर मेजर किया, इस तो वॉल्यूम तो 4 लीटर दिया हुआ है, प्रेशर इन्होंने मेंशन किया दैट इज 2.8 atm जो रिजल्टिंग प्रेशर आ रहा है एंड द मिक्सचर कंटेन 0.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर ये आइडिया लग जा रहा है कि इस पार्टिकुलर रिजल्टिंग जो वेसल है इसमें कितने मोल्स ऑफ गैस जो अननोन गैस प्रेजेंट है, वहां से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोलर मास क्या होगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स इन दिस वेसल निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इन दिस वेसल। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज कर सकते हो बिकॉज सभी डेटा आपके सामने है। प्रेशर दे हैव मेंशन दैट इज 2.8, वॉल्यूम दे हैव मेंशन 4 या आयन की वैल्यू चाहिए, ये 0.082 है और टेम्परेचर दे हैव मेंशन दैट इज हाउ मच, टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273, ठीक है 273। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो एन की वैल्यू आएगी आपकी 0.5। ये नंबर ऑफ मोल्स जो कि इसमें प्रेजेंट है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये हुआ जिसमें कि कौन सा, एक अननोन गैस भी प्रेजेंट है, अननोन गैस भी प्रेजेंट है और साथ में क्या प्रेजेंट है, CH4 प्रेजेंट है, यही तो है, अननोन गैस भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपको मेंशन किया गया कि इसके अंदर देखा गया मिक्सचर के अंदर कि 0.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नॉट मेंशन, सॉरी दिस इज द नाइट्रोजन प्रेजेंट है इस गैस के अंदर, ठीक है, इस मिक्सचर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और एक अननोन गैस प्रेजेंट। नाइट्रोजन का इन्होंने मेंशन कर रखा है दैट इज 0.4 मोल्स। तो मैं ये निकाल सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.1। अब ये जो है सिंपल सा केस है कि आप जब रेट निकालते हो तो इससे ये पास करके इसमें गया, तो सिंपली मैं लिख सकता हूं, देखिए आप कि नंबर ऑफ मोल्स जो कि इससे डिफ्यूज हुआ है इस वाले वेसल से और इससे डिफ्यूज हुआ, मतलब दोनों कंसीडर करो दोनों गैसेस के लिए, तो मैं ये लिख सकता हूं 0.4 जो कि किसके है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो डिफ्यूज हुए एक छोटे वेसल से लार्जर वेसल में, और 0.1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन गैस, ठीक है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा, मोलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 28। इसको आप सॉल्व कर लो, मोलर मास ऑफ अननोन गैस दैट इज इक्वल टू कितना दे जाएगा, इससे अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपको दे देगा 28 इंटू 16, स्क्वायर ही तो करोगे ना, 16 दे देगा। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगा 448 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा 448 ग्राम पर मोल। ये आपका मोलर मास हो जाएगा किसका, अननोन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, कीटोन दे रखा हुआ है, राइट, कीटोन जिसको रिएक्ट कराया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। जो वेल फेमस रिएक्शन, बहुत कुछ इसमें करना नहीं रहता है, सिंपली आपको जो है यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन हो गया NH2OH, यहां से ऑक्सीजन ले लो और यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि इस जो कार्बन नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो इसके अलावा हम दो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख सकते हैं, एक तो सिन और एंटी वाला जो भी नेमिंग किया जा सकता है, या इजेड, बिकॉज वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करेगा, और जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करेगा तो दो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। किस तरीके से, थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लिया जाए, कार्बन नाइट्रोजन यहां से OH या तो इसके साथ सिन कॉन्फ़िगरेशन में रख सकता है, इथाइल के साथ में सिन कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, और एंटी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल रहेगा। तो एक जो है आइसोमर्स ये जनरेट हो गया, या एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये जनरेट हो गया। दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज है, तो आप इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दो, OH को इस साइड रखो, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको आप ऐसे रख दो, और यहाँ पे कार्बन के साथ में जिस तरीके से इधर मींस एक तरीके से EZ वाले में कॉन्फ़िगरेशन ही आ जाएगा, ठीक है। आप देख लेना कौन सा E है कौन सा Z है, ठीक है। ये अब इसके बाद जो फेमस रिएक्शन है, वेल फेमस रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट इसका वेल फेमस रिएक्शन होता है। करता क्या है इसमें, हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं H+ और उसके बाद उसको हीट किया जाता है, तो एलिमिनेशन स्वाभाविक है कि एलिमिनेशन वगैरह होगा। तो ये क्या करता है, OH को प्रोटोनेट कर देता है, लाइक अदर जो एल्कोहल के केस में देखने को मिलता है।
यहां से ये ग्रुप माइग्रेट करता है, यहां से ग्रुप माइग्रेट करता है। अब देखो जब ये ग्रुप एलिमिनेट होगा तो जो माइग्रेशन होगा इसके जो एंटी पोजीशन पे ग्रुप है उसी का माइग्रेशन होगा, जो इसके एंटी पोजीशन पे ग्रुप होगा उसी का माइग्रेशन होगा OH के रिस्पेक्ट में जो एंटी पोजीशन होगा, यानी ये ग्रुप इधर आ जाएगा, जाके जुड़ जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है इस केस में कि इस कार्बन के अलावा जो ग्रुप अटैच है उसमें तो कोई चेंज नहीं है, लाइक किस तरीके से इथाइल लीरा। दूसरा केस देखना, यहाँ पे फर्दर हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जैसे कार्बोकैटायन आएगा वाटर जाके अटैक करेगा तो फाइनली ये कीटोन में कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, बट अमाइड फाइनली फॉर्म करता है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, तो ये NH हो गया और ये जो ग्रुप है ये लाकर यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है ना, ध्यान रहे कि माइग्रेशन के टाइम पे इस ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज नहीं होता है। माइग्रेटरी जो ग्रुप है उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता है, कॉन्फ़िगरेशन जैसे था वैसे ही रहेगा फर्दर रिएक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ चेंज आएगा, हाँ बिल्कुल। अब OH के रिस्पेक्ट में ये एंटी पोजीशन पे, तो ग्रुप जो माइग्रेट करेगा ना ये करेगा, तो वही सिमिलर बेस होगा, प्रोटोनेट करेगा एसिड और प्रोटोनेट करने के बाद इसका माइग्रेशन होगा। तो देखते हैं प्रोडक्ट बना के किस तरीके से प्रोडक्ट इसमें बन के आ रहा है। तो यहाँ पे रहा आपका मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे CO के साथ ऑक्सीजन, बेसिकली अमाइड का फॉर्मेशन होगा NH, और यहाँ जो ग्रुप अटैच माइग्रेट करेगा कुछ लाइक दिस, इस तरीके से होगा इसका माइग्रेट। ध्यान रहे कि जो माइग्रेटरी ग्रुप है उसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होगा, उसके अलावा रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, इस कार्बन में तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। तो वह क्या लिखा जा सकता है, रिजल्ट में भी मेंशन कर सकते हो, रिजल्ट अगर चाहो तो इसमें मेंशन कर सकते हो कि द कॉन्फ़िगरेशन, ये वेल फेमस रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट, एक बार जाके सर्च करना क्योंकि क्वेश्चन इससे बनते हैं, बेकमैन रीअरेंजमेंट को लेकर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ये बेकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप डज नॉट चेंज, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप डज नॉट चेंज। तो माइग्रेटरी ग्रुप है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे R कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे इसका R कॉन्फ़िगरेशन है, माइग्रेशन होने के बाद भी उसका कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके प्रोडक्ट में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप डज नॉट चेंज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द वेल फेमस रिएक्शन बेकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अगर आप जाकर देखना बेकमैन रीअरेंजमेंट क्या है, ऐसे रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के तो बहुत सारे आप देखोगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ होगा, सेमी कार्बाजोन के साथ, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन होगा जहां पे कार्बाजोन फॉर्म करता है। तो वे रिएक्शन बहुत कॉमन है, वेल फेमस, सब में क्या करना रहता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना रहता है, सिंपल सा रिएक्शन होता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। बोला गया कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन बिलो दैट हैव द फास्टर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट, किसका फास्टर होगा, किसके रिस्पेक्ट में, ब्रोमीन के रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर इसका आपको मैग्नीज का आइडिया है फिर तो आप जो है इजिली इसको करेक्ट कर सकते हो। मैग्नीज बताते हैं किस तरीके से होता है। बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सच न्यूक्लियोफिलिक अटैक में, तभी तो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर सकता है। होता क्या है, जो फर्स्ट स्टेप होता है जो कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, यही आरडीएस स्टेप भी होता है। इस केस में यही आरडीएस स्टेप होता है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा उस कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रखा हुआ है। और किसकी वजह से रखा हुआ है, ऑब्वियसली इसकी वजह से। अब देखो इस कार्बन पे कब यहाँ पे इजिली रेट फास्टर होगा, जब ये वाला स्टेप फास्टर होगा। तो डेल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा इस कार्बन पे जनरेट होगा उतना ही हम लोग को रेट फास्टर देखने को मिलेगा फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि इस ग्रुप का भी नेचर बहुत हद तक, बहुत एक्सटेंट तक डिपेंड करेगा। और साथ साथ में इसके साथ जो ये ग्रुप प्रेजेंट है NO2 या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनका भी नेचर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका नेचर क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, चार्ज अपने तरफ पुल करेंगे, ये निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट किया जाएगा बाय द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। अब पॉजिटिवली चार्ज पे जितना ज्यादा चार्ज रहेगा अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगा। तो आरडीएस स्टेप इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है जितना ज्यादा स्टेबलाइज किया जा सकता है
इस अट्रैक्शन में जितना ज्यादा ये अट्रैक्शन होगा उतना ही उसका रेट फास्टर होगा। तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा और इस वाले ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा। तो 1 बाय 1 केसेस कंसीडर करते हैं कि किस तरीके से केसेस इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट केस। ठीक है, ठीक है। तो फ्लोरीन इन्होंने कंसीडर किया है फर्स्ट वाला, 1 बाय 1 कंसीडर करना। लोग गलती कर सकते हैं इसमें, अगर वो, क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग एकदम भूल ही जाते हैं कैसे होता है। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पे जो चार्ज का डेवलपमेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट, वो इससे ज्यादा होगा। और इससी चीज है, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली जाकर अटैक कर सकता है इस सेंटर में, तो ऑब्वियसली इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड केस देखते हैं, तो फ्लोरीन ही है और साथ साथ में इसको हेल्प करने के लिए नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। जितना ज्यादा नाइट्रो ग्रुप होगा उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज अपने -m इफेक्ट से ये क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट करेंगे। और जितना ज्यादा, मैंने बोला जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही न्यूक्लियोफाइल इजीली जाकर उस पर अटैक कर सकता है, राइट। तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इस वाले से। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन 2 नाइट्रो ग्रुप है, 2 नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ऑल द क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा एट द सेम टाइम, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा बिकॉज ऑफ दिस 2 नाइट्रो ग्रुप एंड द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन, यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन होगा वो ज्यादा होगा चार्ज का, यानी कि जो है अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ में। तो इसका भी मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रेट जो होगा वो ज्यादा होगा। देन क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये नाइट्रो मेटा पोजिशन पे, क्या इसको कंसीडर किया जा सकता है? नहीं। नाइट्रो अगर +-m ग्रुप है तो डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट करेगा अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, यही तो होगा, यही होगा डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो डेल पॉजिटिव आया ही नहीं ना, इसकी वजह से नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना फिजिबल नहीं होगा, इस केस को नहीं कंसीडर किया जा सकता। ठीक है, ऑल दो क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बट यहाँ पे नाइट्रो पैरा पे था और यहाँ पे नाइट्रो मीटा पे, इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना, ग्रुप का प्रेजेंस, किस ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंस है ये पड़ेगा। देन आता है आयोडीन और NO2। ठीक है, आयोडीन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है लाइक ब्रोमीन, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज तो जनरेट करेगा बट उतना ज्यादा नहीं जनरेट कर सकता है जितना ब्रोमीन जनरेट करेगा। तो इसका भी जो रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए वो स्लाइटली डिक्रीज होगा और ये कंसीडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इसी में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिया हुआ है ट्राई नाइट्रो का केस। ऑब्वियसली ट्राई नाइट्रो में तो सोचना ही नहीं है, हम लोग जब भी मेंशन करते थे इस कंपाउंड को बोलते थे जस्ट आप वाटर इसके साथ सप्लाई कर दो, ये अपने आप रिएक्शन कर जाएगा। और अदर के केस में आपको हीट देना पड़ेगा, लाइक क्लोरो ये वाला केस है, इसमें आपको हीट देना पड़ेगा तब जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया जा सकता है। यहाँ पे जो है बड़ा फिसाइल तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। द रीजन बिहाइंड दैट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन -m ग्रुप नाइट्रो is present at the earth and para position with respect to this one, and it is going to generate positive charge with greater extent it descent। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट होगा और उतना ही रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, राइट। देन ब्रोमीन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रो, अब यहाँ पे कहानी फिर से बदल गई। नाइट्रो एट रिस्पेक्ट टू मेटा पोजीशन, यहाँ पे डेल पॉजिटिव जनरेट करेगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, तो ओवरऑल हम लोग को यहाँ पे इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज देखने को नहीं मिल रहा है। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी लेस रिएक्ट। अब लास्ट केस देख लो, लास्ट में 2 नाइट्रो है तो ऑब्वियसली 2 नाइट्रो का इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही ना, एक नाइट्रो से तो ज्यादा ही होगा इफेक्ट, और वो भी जब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है तब तो और ज्यादा इफेक्ट होगा। तो दोनों नाइट्रो की वजह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और दिस इज आल्सो गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन दैट वन। तो इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। अब आंसर में अगर कंसीडर किया जाए कितने आंसर हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 विल बी करेक्ट। ध्यान रखना क्या लोग जब हम लोग SN1 रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन नहीं है, SN1 रिएक्शन में इसका आपने रेट ज्यादा दिखाया होगा CH3I का कंपेयर टू CH3Br और CH3Br का CH3, वहां पे अलग रीजन है, वहां पे अलग रीजन है, यहाँ पे अलग रीजन है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जा रहा है, फ्लोरीन के केस में रिएक्टिविटी ज्यादा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो लोग बहुत बार ये जो है क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है, जैसे अगर मान लो कि मैं नाइट्रो पोजीशन लूं, नाइट्रो ग्रुप को रखूं और पैरा पोजीशन, इसके पैरा पोजीशन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लगा दिया जाए तो इसमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा, देन क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, देन आयोडीन।
लेकिन यही अगर रिएक्शन अगर हम लोग कंसीडर करते किसके लिए, एल्काइल हैलाइड के केस में, जैसे CH3 आई तो CH3Br से ज्यादा होगा, CH3Br का CH3Cl से ज्यादा होगा और CH3Cl का CH3F से होगा। SN2 रिएक्शन की बात करें ठीक है, और SN1 में भी वही कहानी रहेगी ठीक है। तो ये यहाँ पे जस्ट रिवर्स देखने को मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन के केस में जो एराइल हैलाइड है उनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर अलग है और एल्काइल हैलाइड के रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा चुके हैं। तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज RMgX कंज्यूम व्हेन ट्रीटेड विद द 1 मोल ऑफ X कंपाउंड। थोड़ा सा X बना लेते हैं फटाफट इसको। तो ये कंपाउंड हम लोग का X है जो कि एनहाइड्राइड फॉर्म में ठीक है, दिस इज आवर एनहाइड्राइड। और यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप रखा गया है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ध्यान रहे कि ये टर्मिनल एल्काइन है, तो टर्मिनल एल्काइन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एसिडिक नेचर लिए रखता है, ये तो आइडिया होगा। देन उसी तरीके से एक और रिंग है जहां पे कि COCl प्रेजेंट है ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला था कि एसिड अगर एसिड डेरिवेटिव है तो वहां पे हम लोग को 2 मोल्स करेस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देना होगा सच दैट कि ये रिएक्शन हो जाए। अगर एसिड डेरिवेटिव है, एक सब्स्टिट्यूशन के लिए और एक एडिशन के लिए, तो यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड है, पहला जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो रिएक्ट करेगा और यहां से इस ग्रुप को रिमूव कर देगा, ये फॉर्म कर लेगा कीटोन। अब कीटोन के केस में फर्दर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है, R- जाकर अटैक करेगा। तो यानी ओवरऑल ये जो ग्रुप जो कंज्यूम करने जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज 2 की बात करें तो ये यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन है। अब एसिडिक हाइड्रोजन के साथ भी पता है कि R- इजिली इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके RH यानी कि एल्केन फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज गोइंग टू कंज्यूम। उसके अलावा यहाँ पे ये एसिड डेरिवेटिव है, तो एसिड डेरिवेटिव के केस में भी कहानी सेम है कि पहले ये रिएक्ट करके सब्स्टिट्यूशन कराएगा और नेक्स्ट स्टेप में अटैक करके एडिशन करा देगा। तो 2 मोल्स ऑफ हम लोग को यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम होना पड़ेगा, कंज्यूम करेगा ये भी जो है जो ग्रुप है यहाँ पर ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे एक ही ग्रुप है CO ग्रुप, ये एक ही मोल्स कंज्यूम करेगा, तो ओवरऑल यहाँ पे 1 हो गया। टोटल सम कर तो 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया। टोटल नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज गोइंग टू कंज्यूम बाय 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल X इज 6 ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप फ्रीक्वेंटली देखे हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग m वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि आपका m की वैल्यू -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटीज है। जो मैग्नीट्यूड पार्ट है दैट शुड बी लेस देन 1, दैट शुड बी लेस देन 1, तो -1, 0 और 1। L की वैल्यू 2 दिया हुआ है, यानी कि कौन सा ऑर्बिटल होगा, अगर बात की जाए कि कौन सा ऑर्बिटल होगा L के लिए, तो 0 S के लिए हो गया, 1 P के लिए होगा, 2 के लिए D ऑर्बिटल हो जाएगा। और आपका MS वैल्यू दिया हुआ है, MS की वैल्यू दी हुई है -12, MS की वैल्यू दी हुई है -12। तो बेसिकली हम लोग को D ऑर्बिटल देखना है कि इसमें कितना D ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा पैलेडियम के केस में, जिसका Z की वैल्यू 46 है। देखो कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो वैसे ही, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 एक तो रहेगा, फिर आप फिलअप करोगे जो भी 4s2 आएगा, 4p आएगा, और इधर आपका 4d10 आ जाता है। ये कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका कैसे है। तो 3D में भी बात की जाए 3D10 में, तो आपके 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे इसमें। इसका एक को -2 मिल जाएगा, -1, 0, -1 और +1 और +2। अब इसमें क्या है 3D10 है तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, फिलिंग होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ध्यान है कि MS = -12 के लिए आपको कंसीडर करना है। तो देखो इस ऑर्बिटल को उठाओगे, इस ऑर्बिटल को उठाओगे, इस ऑर्बिटल को उठाओगे, ठीक है। और इस ऑर्बिटल में जिसका भी जो स्पिन क्वांटम नंबर है -12 है उसको कंसीडर किया जाए, तो टोटल नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो ये तो रहा 3D10 की बात। 4D10 में भी सेम कहानी रहेगी ना, 4D10 में भी सेम कहानी रहेगी। क्या होगा आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2। अब ये वाला केस आप कंसीडर कर लो, वो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लो जिसका स्पिन नंबर -12 है, स्पिन क्वांटम नंबर इज -12। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन।
टोटल पूछा गया है तो टोटल हो जाएंगे 6। समझ में आ रहा है बात की? सिंपल सा केस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। भी आसान, स्टैइकोमेट्रिक बैलेंसिंग बस करना है आपको, बस बैलेंस रिएक्शन करना है। क्या दिया हुआ है कि ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन CO इज चीफ रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल, कार्बन के रिस्पेक्ट में CO को ज्यादा प्रीफर किया जाता है ओवर द रिडक्शन। तो पहले जो है ऊपर के जो पार्ट होते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं और का जो एक्सट्रैक्शन कराया जाता है, ऊपर के पार्ट में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में मेनली कन्वर्ट होता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, हेमेटाइट को आयरन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो देखिए इस केस में क्या है कि 72 kg ऑफ कार्बन इज अवेलेबल एंड प्रोड्यूस CO इज कंप्लीटली यूज्ड टू रिड्यूस हेमेटाइट प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट। देन कैलकुलेट हाउ मच kg ऑफ आयरन इज ऑब्टेन आफ्टर द रिडक्शन। तो सिंपल सा केस है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये फॉर्म कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो अगर मैं इसको लेता हूं, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इसको बोला गया कि 72 kg लेते हैं, यानी कि 72,000 ग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकाला जा सकता है, बिकॉज हम लोग मोल्स में ही सॉल्व करेंगे, तो यहां से आप मोल्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6000 मोल। अगर 6000 मोल कार्बन लिया जाए तो 6000 मोल CO भी इससे जनरेट होगा। अब इस CO का यूज किया जा रहा है आयरन, जो हेमेटाइट है आयरन का ओर, इसको रिड्यूस करने का काम कर रहा है। तो एक बार बैलेंस कर लिया जाए, 2 Fe जनरेट होगा, और साथ में CO2 की बात किया जाए तो 3 मोल्स ऑफ CO2 जनरेट होना चाहिए। यहाँ पे 3 मोल्स हो गए, ठीक है। अब सिंपली जाओ, यहाँ पे 6000 मोल का जो है आपका CO जनरेट हो रहा है, तो क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 मोल्स ऑफ CO, 3 moles of carbon monoxide is equivalent to 2 mole of Fe, 2 mole of Fe। तो यानी कि 1 mole of CO is equivalent to how much? 2/3 moles of Fe। ठीक है, आपको किसके लिए देखना है? आपको देखना है 6000 के लिए। तो क्या हो जाएगा 2/3 into 6000 mole of Fe, that is equal to how much? That is equal to 4000 mole of Fe। अब 4000 मोल के लिए आप कंसीडर कर लो, ये 4000 मोल्स ऑफ Fe आया, और एक मोल का वेट कितना होगा? दे हैव मेंशन 55.85 ग्राम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? इसको मैं केजी में ही कन्वर्ट कर देता हूं, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे केजी के लिए, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 223 आप कैलकुलेशन कर लेना, 223.4 केजी। इतना आयरन प्रोड्यूस होगा जब मैं इतना लेता हूं 72 kg ऑफ कार्बन और द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ द Fe2O3 विद कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे मेंशन भी क्या है? वी आर टेकिंग Fe2O3 इन द एक्सेस अमाउंट। इस वजह से हम लोग इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करके चल रहे हैं। तो बैलेंस करना है आपको, स्टैइकोमेट्रिक बैलेंस से आपको इजीली ये अप्रोच आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 223.4 kg, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर जो है देखो तो कई सारे क्वेश्चन आसान है, थोड़े से जो है 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी है, बट ओवरऑल पेपर करने लायक है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, आगे एडवांस के लिए, टेस्ट के लिए उसी तरीके से तैयारी आपको रखना है। तो ठीक है, मेंस आप देना, मेंस के बाद जो है एडवांस की तैयारी रखना, ठीक है। तो ये अच्छा ओवरऑल पेपर था, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। थैंक यू।